बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ ये है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे और आगाज़ में सबसे पहले जी स्मॉग की सूरत हाल शहर में बहुत ही अजीब है और एक्चुअली फ़िज़ा में तो महसूस हो ही रही है, आपको सांस लेने में भी पता चल रहा है कि कुछ आलूदगी सी है। सो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आज मंडे है, स्टूडेंट्स भी स्कूल गए हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकती है। बहुत सारे लोगों के गले ख़राब हो रहे हैं, आंखों में चुभन सी होती है। जो लोग अब बाइक पे सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। सो एहतियात कीजिए। डेंगू का भी सीज़न है, बहुत सारे लोग डेंगू से भी मुतासर हो रहे हैं। तो आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात ही करनी है, ऑप्शन दूसरी कोई नहीं है। बदलते मौसम में थोड़ा बहुत ख्याल रखें, बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। हम बढ़ते आज के प्रोग्राम की तरफ। जिनकी बर्थडे है उनको 11 बजे इंशाल्लाह विश करेंगे। हमारे मेहमान भी आगे चल के ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आज की खबरें। सर्दियों की आमद, लाहौर में स्मॉग का राज, गर्द गुबार और स्मॉग से नाक कान गले के अमराज में इजाफा। निगरान वज़ीर आला का चिल्ड्रन और गंगाराम अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी ब्लॉक में बेड्स की तादाद बढ़ाने के लिए तामीराती काम का जायजा लिया। शहर लाहौर के जलो पार्क में सजा लाहौर लौर मेला, सयाहों ने जलो पार्क में लगाए गए रंगारंग मेले का इनकाद सराहा। वेलकम बैक। खबरें आप जान चुके हैं, डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। शाहिद सिप्रा साहब, राव दिलशाद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद सिप्रा साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। ये खबर की तरफ तो आएंगे। आज जो सुबह बाहर का मंजर देखा, ज़रा वो बयान कर दे, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि शायद मुझे ज़्यादा स्मॉग फील हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस साइड से आप आई हैं उस साइड पर कदरे कम था, लेकिन जैसे ही कलमा चौक क्रॉस करते हैं आप, फिरोजपुर रोड और कोट लखपत की तरफ आते हैं, इस तरफ शरह ज़्यादा थी। उसके विजिबिलिटी से अंदाज़ा हो रहा था कि किस तरह है। और जो आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि मोटर बाइक पे जो लोग सवार हो रहे हैं, बिलखसूस बच्चे जा रहे हैं, देखा है सुबह ये अच्छा। इवन इसमें मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जो गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं, जिन्होंने शीशे खोले हैं, आजकल वेदर थोड़ा चेंज हुआ है। सिर्फ में आप एसी नहीं लगा सकते, तो उसमें अगर शीशे खोलें तो उसकी वजह से गाड़ी के अंदर भी इफेक्ट आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपके माहौल में ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और उसका नुकसान हो सकता है। देखें, चंद रोज़ कबल पंजाब गवर्नमेंट ने जो डिसीजन किया था कि बुध के रोज़ हम छुट्टी करेंगे, बुनियादी तौर पर इसका भी यही मकसद था कि स्मोक और ये जो आलूदगी फैल रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ अमराज में इजाफा होगा बल्कि और बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो उसकी बुनियाद पर ये छुट्टी का फैसला किया गया। लेकिन साथ में बरान रहमत हुई, बारिश हुई और उसके बाद वो डिसीजन अभी पेंडिंग हो गया। शायद आने वाले कल में उस पर हो जाए, जिस तरह हालात जा रहे हैं। अब तो हालात वाकई जो ऐसे हैं। क्या कहना चाहेंगे राव साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो बिल्कुल, मेरी आंखों में भी बिल्कुल उसी तरह से जलन ज़रा सा वो चूँकि नहीं छुट्टी का इशू नहीं है। सिप्रा साहब, आपने वो जिक्र किया तो मैं ये महसूस कर रहा था, क्योंकि आप एसी नहीं चला सकते, वो एक है, तो शीशा खोल के ऑब्वियसली आना पड़ा और मेरी बिल्कुल आंख में वो जलन महसूस हो रही है और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी थी जो ही आप मुस्लिम टाउन क्रॉस करते हैं। कंपैरेटिवली आज पिछले दिनों से ज़्यादा फील हो और आज ज़्यादा थी वाकई। और 377 तो कल का जो रिकॉर्ड है वो है, और आज मुझे लगता है कि 400 से क्रॉस करेगी, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये दावा कर चुकी है कि इसको 400 से नीचे 250 से 300 तक रखना है। तो उसके लिए तमाम तर जो वसाइल है वो भी बुरुकार लाए जा रहे हैं और इकदामात भी उठाए जा रहे हैं। मगर तमाम तर इकदामात के बावजूद ये स्मोक कोई आबाद से नहीं है। 1 दिहाई हो गई इसको, आपको अगर याद हो तो 1 दिहाई से ज्यादा हो गया। ये बात छोड़ दें, अभी सैटरडे या संडे का शो, फ्राइडे का शो हमारा हुआ है। माहौलियात डिपार्टमेंट से हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद थे। वो जो काम बताते हैं डायरेक्टर महकमा माहौलियात, मतलब सब अच्छा की रिपोर्ट, बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है। तो हर जगह पे ऐसे है, बाहर हालात आपके सामने हर जगह पे ऐसे है कि आपको FIRs दी जा रही हैं। फिर उसके बाद हम सारी ज़िंदगी ये समझते रहे कि शायद जो भट्टे हैं वो सबसे बड़ा मुजब, और फसलों की बाकियात को आग लगाना सबसे बड़ा मुजब है। देखिए, 10-12 साल का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये इसलिए भी हुआ है कि साथ में चूँकि इंडियन पंजाब में बहुत ज़्यादा कोयले से जो चलने वाले प्लांट्स हैं
वो लगाए गए जिसकी वजह से मामलात ज़्यादा ख़राब हुए हैं, और वहाँ पे फसलों की बाकियात को आग लगाने के हवाले से इस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही जिस तरह से इस बॉर्डर की इस तरफ हो रही है। तो ये एक परेशान वो भी हैं, इसके असरात दिल्ली में भी हैं। लाहौर और दिल्ली में एक जैसा जो वहाँ पर भी छुट्टियाँ और स्मोक की सूरत हाल वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये इसके लिए अब निकलना होगा आपको, ये गाड़ियाँ बंद करना और इस तरह का सब। मेरी एक जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उनसे बात हो रही थी, राफिया आलम साहब से एक दफ़ा, उन्होंने एक आगाही वॉक की, तो वो बता रहे थे कि चूँकि जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो आपकी बहुत ज़्यादा नाकस है, उसकी वजह से नाकस फ्यूल के इस्तेमाल की वजह से ज़्यादा ये 43% कंट्रीब्यूशन है गाड़ियों की। और आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि बाकी तो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक साइड पे आप करते हैं, और सिर्फ गाड़ियों का जो फ्यूल इस्तेमाल आप कर रहे हैं उसकी वजह से 43% इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आप एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं, जो कि स्मोक का बाइस बनते हैं, जिसके बाद अब ज़ाहिर है नाक कान गले के अमराज में भी इजाफा हो रहा है। और इसी तरह से ये बढ़ता चला जा रहा है सिलसिला। ख़ास तौर पे लाहौर शहर के जो 2 एरियाज़ हैं, एक तो जो रिंग रोड से मुल्का जो फैक्ट्री एरिया है वहाँ पे बड़ी पोजीशन ख़राब है, और ये जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं यहाँ पे ज़्यादा मामलात भी ख़राब हैं। और अभी भी लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग समझ ये रहे हैं कि हम जो माहौल दोस्त अगर काम करते हैं तो उससे सबका फ़ायदा होता है, और अगर नहीं भी करते तो कम से कम उनका कारोबार तो चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करने जा रहे हैं। और जानबूझकर वो कार्बन और वो इस्तेमाल किया जा रहा है, टायरों का जो पाउडर बना के इस्तेमाल कर रहे हैं वो जानबूझकर किया जा रहा है, वो बड़ा ख़तरनाक हद तक उसमें इजाफा हुआ है। इवन दैन कि एक दफ़ा मुझे याद है प्रोग्राम करने गए मोमनपुरा वाली साइड पे, वहाँ पर कोई फैक्ट्री उस वक्त दिन के औकात में नहीं चल रही थी, लेकिन सांस लेना वहाँ पर दुश्वार था। ये मैं आपको 5-6 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हुआ था, और जो आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर मुकीम भी है, और उन पर क्या गुजरती है, उन पर क्या रियलिटी या हकीकत है। अब वो लोग जो कि सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जी हमारी टीमें कार्रवाइयाँ कर रही हैं, हम फैक्ट्रियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस कहती है कि जी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अगर ये सब हो रहा है तो शायद सिप्रा साहब ये हालात हैं। तो देखिए मेरी बात सुने, आप कागजी दस्तावेजात तो तैयार कर सकते हैं, आप बड़ी अच्छे तरीके से कंप्यूटर पे बैठ के प्रोजेक्ट पे बैठ के प्रेजेंटेशन तो दे सकते हैं कि सब अच्छा है, लेकिन ये लाखों और करोड़ों लोग जो देख रहे हैं बाहर इन्वायरमेंट को, उनको किस तरह जवाब दें? बिल्कुल, या उससे जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि नाक कान गला जो है इसकी बीमारियाँ आ रही हैं, चलें बीमारियों को भी छोड़ दें, हम खुद इफेक्ट हो रहे हैं इससे कि आपकी आंखों का चुभन होना, आप रात में गाड़ी बाहर पार्क करें या इवन गैराज में भी खड़ी है तो उस पर देखें ना कि उस पर सुबह कितनी डस्ट होती है, और अच्छा वो एक तो होती है ना मट्टी हो ये सारा, वो तो ब्लैक कलर का कोई डस्ट है, अजीब से वो है, तो वो मौजूद होता है। इसका क्या मतलब है कि ये जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है ये आपके घरों तक भी रसाई है, ये घरों में भी आ रही है, आपके वो घर में रहने के बावजूद भी आप इफेक्ट हो रहे हैं। नहीं, हम लोग सड़कों को हमेशा करते हैं कि सड़कों पे हो गया, एयरपोर्ट के अतराफ में हो गया, हम घर से निकलते हैं तो हमें नहीं नजर आती कि उस तरह तरीके से आज आप घर से निकली तो गली में तो नहीं नजर आ रही होगी, लेकिन जैसे ही आप मेन शाहराह पे आई होंगी तो फिर आपको बड़े अच्छे तरीके से नजर आओ। ये राव साहब जो जिक्र कर रहे हैं कि 43% गाड़ियों की अगर इसमें कंट्रीब्यूशन है तो फिर तो ये आने वाले सालों में इससे ज्यादा होगी, क्योंकि हर साल सिप्रा साहब इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि लाखों गाड़ियां इसमें ऐड हो रही हैं। मैं चूंकि पीडीएमए की बीट करता रहा हूं और पीडीएम में इसको डील करता था, जो तमाम तर भट्टे थे इनको जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे लेके गए ताकि वो उनका धुएं का खराज उस तरह से उसके असरात ना हो जिस तरह से नॉर्मली होते हैं। सारे जो 2, 4, 6 या 10 अगर भट्टे रह भी गए होंगे, 80 या 85 हैं लाहौर में, तो अगर वो रह भी गए हैं तो वो बंद पड़े हैं, वो चल नहीं रहे। उस पर बड़ा स्ट्रिक्ट इन्होंने किया था। फसलों की बाकियात के वाक़यात में नुमायाँ हद तक कमी आई है, बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 43%, ये मेरे फिगर्स नहीं, ये 43% की जो कंट्रीब्यूशन है, इसको चेक करने के लिए आपके पास जो आलात है वो है ही नहीं। उसके लिए आपने क्या काम किया है? तो ये बड़ा मेरे लिए भी मुज़क्का खेज है, इतना बड़ा इशू है स्मोक का। 3 से 4 माह मेरी बात सुने, हम लोग कह रहे हैं कि लाहौर सबसे ज्यादा इफेक्ट है ना, हम बाकियात पे भी अगर बात कर लेते हैं फसलों की, तो मुझे बताएं लाहौर में कितनी फसल होती है?
आपके तो हम तो 25,000 एकड़ 25,000 एकड़ है लाहौर में जो बच गई है। उस पे अगर भी हो, उसकी अगर बाकियात जला भी लें तो जितना लाहौर इफेक्ट होता है मेरे ख्याल में पंजाब का कोई मुझे एक अपडेट अभी पहुंचानी है, उसके बाद एक सजेशन आप लोगों से चाहिए। हल भी तो तलाश करना है। हल सिर्फ है दुआ करें, सरबजा सजूद हूं, नमाज इस्तिस्का पढ़ें कि बारिश हो, बरान रहमत हो, अदरवाइज कोई यानी अल्लाह ताला ही कुछ कर सकता है। बाकी एग्जैक्टली वही करते हैं, करते ही वही है। इस स्टोरी को हम वाइंड अप करते हैं जी, लेकिन आप लोगों ने एहतियात जरूर करनी है। बाइक पे जा रहे हैं तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, गर्म पानी थोड़ा सा घर जाके पी लें तो थोड़ा सा आप बेहतर रहेंगे। अच्छा जी, अब आ जाए, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है जी, इमरजेंसी ब्लॉक में बेड्स की तादाद बढ़ाने और तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला ने चिल्ड्रन और गंगाराम अस्पताल का दौरा किया है। दोनों हॉस्पिटल्स, इनकी अहमियत क्या है, यहाँ पर पेशेंट्स का बर्डन क्या है। मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ बाहर से गुजरेंगे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के भी और गंगाराम हॉस्पिटल के भी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ मरीजों की कितनी बड़ी तादाद है। शायद सिप्रा साहब देखें, जनरल हॉस्पिटल तो आपके हेड इंजरी के हवाले से और उसके बाद हड्डी का अगर मसाइल हैं तो उसके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बल्कि पंजाब भर से लोग वहाँ पे आते हैं। और बाकी इवन लाहौर में किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनको इस तरह का कोई मसला है तो उनको जनरल हॉस्पिटल किया जाता है। मैं बताऊँ कि जब मोहसिन नकवी ने बतौर निगरान वज़ीर आला हलफ उठा, उसके बाद उनकी यही रही कि हॉस्पिटल्स को बेहतर किया जाए। उसकी क्या वजह क्या है कि आप गरीब और मतवसत जो तबका है जिसने रोज़ाना की बुनियाद पर हॉस्पिटल को विज़िट करना है, जो अद्वियात के अखराजात को अफोर्ड नहीं कर सकता, जो लेबॉर्ट्री टेस्ट की कीमतें अदा नहीं कर सकता, उनको बेसिकली आपने फैसिलिटेट करना है। और आपके हुक्मरान जितने हैं उनका बुनियादी तौर पर ऐवानों में आने का मकसद भी यही होता है, और वो जो मैंडेट लेकर चलते हैं पहली कॉर्नर मीटिंग से जलसे के बाद जाके ऐवान में खिताब करने तक, वो यही होता है कि हमने आवाम को सहूलतें देनी हैं। उसको लेकर ही आगे चल रहे हैं। गो कि उनका सिर्फ काम इलेक्शन कराना है, लेकिन साथ में अगर उनको टाइम मिल गया है तो इस तरह कर रहे हैं। देखें, कोई दिन नहीं गुजरा जिस दिन उन्होंने किसी हॉस्पिटल को विजिट ना किया। अच्छा, ये भी लाहौर सिर्फ नहीं है कि हम लाहौर तक महदूद हैं, शेखुपुरा, आपका उकाड़ा, इवन रूरल हेल्थ सेंटर जो आपके हैं, टीचिंग हेल्थ सेंटर्स जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ तक जाना और फिर जाके देखना कि लोगों के क्या मसाइल हैं। तो मेरे ख्याल में हमें हुक्मरान भी ऐसे ही चाहिए कि वो इस तरह का आवाम की बात करें। अब बात रही कि जो बेड्स का जिक्र हो रहा है, हम हर प्रोग्राम में बैठ के बात करते हैं कि इमरजेंसी में चले जाएं तो एक बेड पे 3-3 पेशेंट्स हैं, इवन PIC में चले जाएं वहाँ भी यही है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 4-4, 5-5 बच्चों के आपने एक ही जगह पे एक ही बेड पे लिटा कर वहाँ पे ड्रिप्स लगा रखी हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है। तो उसकी वजह से बजाय के इलाज बेहतर होने के शायद इन्फेक्शन की वजह से मसाइल और बढ़ते हैं। नो डाउट। तो ऐसे में ये इंतहाई ज़रूरी था कि हॉस्पिटल्स में बेड्स की तादाद को बढ़ाया जाए, उनकी अपग्रेडेशन की जाए, और हर जगह पे जो सबसे अहम पॉइंट सामने आता है कि आप लेबॉर्ट्री जो हॉस्पिटल की है वहाँ टेस्ट नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक कमीशन, चंद हज़ार कमीशन के चक्कर में आप उन लोगों को बाहर लेबॉर्ट्रीज जो बनी हुई हैं उनकी तरफ धकेल देते हैं कि वहाँ जाएं और वहाँ से टेस्ट करवा कर लेकर आएँ। और बहाना बड़ा आसान होता है कि आप यहाँ से कराएंगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, बाहर जाएं तो 10 मिनट में आपका टेस्ट हो जाएगा। तो जो लवाहिकीन है, जो वर्सा हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट हो और सेहतयाबी की तरफ पेशेंट जो है जाए। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये आज नहीं कल नहीं, लेकिन आने वाले कल में लोगों के लिए ज़रूर ये फ़ायदेमंद साबित होंगी। और हॉस्पिटल में जितने भी लोग जाएंगे उनके मसाइल को इस तरह एड्रेस करना और इस तरह उनके कोशिश करना कि उनकी दहलीज तक उनको इस तरह के मसाइल को हल किया जाए। तो मेरे ख्याल में इस कारकर्दगी सारे लोग सराह रहे हैं। देखें, आज हम बहुत सारे ऐसे नाकदीन से भी बात करें, और बिलखसूस मौजूदा वज़ीर आला के नाकदीन किस वक्त बने जब ज़मान पार्क में ऑपरेशन हुआ और उसके बाद एक मौत को जोड़ने की कोशिश की गई, FIR दरवाने की कोशिश की गई, और एक ऐसा मतलब उस तनाज़ा बनाया गया कि उनकी शख्सियत को मुतनाज़ा बनाया जाए। लेकिन अल्टीमेटली आज उसका दूसरा रुख जब नज़र आता है तो लोग जो नाकिद थे आज वही कहते हैं कि मौजूदा वज़ीर आला की तरह हमारे हुक्मरान होने चाहिए, जिस तरह वो फॉलो करते हैं। और हर काम देखें, ये राव भी बैठा हुआ है, हम लोग भी अगर एक स्टोरी देते हैं ना तो स्टोरी बनती कब है, जब हम उसका फॉलो अप करते हैं। बिल्कुल है। इसलिए हाँ, इस वक्त मॉनिटरिंग और फॉलो अप जो है वो इंतहाई अहम होता है, और वो हो रहा है। यहाँ पर काम हो और उसके बाद कुछ ना हो, वो एक बड़ा इशू होता है। राव साहब क्या कहेंगे? देखिए, कल वज़ीर आला पंजाब ने
म्यो अस्पताल, जनरल, गंगाराम और चिल्ड्रन अस्पताल, चारों अस्पतालों का दौरा किया जहाँ पर अपग्रेडेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च किए इन्होंने। और इनकी बारहा ख्वाहिश भी है कि इनको अपने इसी टन्योर में मुकम्मल भी करवाएं, क्योंकि हमारे साथ बात करते हुए वो ये कह चुके हैं कि आपको प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों का फ़र्क नज़र आएगा कि वाकई में किसी जगह पे कोई काम हुआ है अपग्रेडेशन का, और फ़र्क ख़त्म होगा कि अब से सरकारी अस्पताल जो है वो सरकारी अस्पताल नहीं लगेंगे जो आपके ज़हन में है। तो आई विश के इसमें अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। और जिस तरह से तमाम ये टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इनमें लोड भी बहुत ज़्यादा है। अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो फैसलाबाद में गालिबन एक है और लाहौर में एक है, और ज़्यादातर जो प्रेशर है सूबा भर का वो लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर भी है। तो इसकी एक्सटेंशन की भी बात हम सुनते रहते हैं, इसको और ज़्यादा इसकी जो वार्ड्स हैं उसमें इजाफे की भी बात सुनते रहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये जो ख्वाब है शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हर दूसरे रोज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब पहुंचते हैं और फिर फॉलोअप लेते हैं और बाकायदा क्वेश्चन भी इस हवाले से उठाए जाते हैं कि ये काम पिछली मीटिंग में जब पिछले दौरे में आए थे तो ये काम नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो इस पर पूछगछ भी है। तो इस तरह से अगर आप फॉलोअप के तौर पर जाएंगे तो एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा किसका है? क्या उन अस्पतालों से मोहसिन नकवी या उनकी फैमिली ने तो इलाज नहीं करवाना, बिल्कुल, या जो गुजरा है वो तो नहीं, ऑब्वियसली वो इलाज किसने कराना है? 99.9% वो लोग जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट क्लिनिक खबर के मुताबिक टेस्ट बाहर से करवाने के हवाले से सरजनिश भी इंतजामिया की गई है। ये बहुत बड़ा इशू है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, एक तो ये जब आप मिसिंग फैसिलिटीज़ पूरी कर दें और उसके बाद जो अटेंडेंस है ना सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स की, सीनियर डॉक्टर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, इनकी अटेंडेंस को अगर आप इंश्योर करते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी को, तो बहुत सारे इश्यूज वैसे भी एड्रेस होते हैं। ये जो लाइनें लगी ओपीडीज़ के बाहर आपको नज़र आती हैं, ये नहीं आएंगी। और जो कितार दर्द कितार, और इसके साथ साथ जो अगर आप जो मिसिंग फैसिलिटीज़ पूरी करते हैं तो लोगों को अस्पतालों के अंदर एक्सरे और ये बुनियादी जो टेस्ट की सहूलियात हैं वो जब वहाँ पर दस्तियाब होंगी तो फिर वो बाहर जो अस्पताल के बाहर लैब्स मौजूद हैं, हर लैब का काउंटर मौजूद आपको नज़र आएगा। तो इनकी हौसला शिकनी करने की भी ज़रूरत है। फिर अद्वियात की फराहमी, अब उस प्रीवियस प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे कि कैंसर के मरीज़ों को कब से बेचारे निगलेक्टेड थे, उनकी जो अद्वियात हैं उसकी फराहमी का सिलसिला शुरू हुआ है। तो ये वो काम है जिससे आप आम आदमी के दिल में घर कर रहे हैं, और आम आदमी को आप रिलीफ जब देने का सोचेंगे तो ऑब्वियसली फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। ऐसे ही है। और अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। और इसके बाद जो सेकंड फेज़ है आपका, जो THQs और DHQs हैं, उनके बजट्स को अगर हम देखें तो बजट्स तो मौजूद हैं, लेकिन वो बजट लगते कहाँ पर हैं उसको थोड़ा देखने की ज़रूरत है। अगर उस पर भी तवज्जो इसी तरह से जारी रही तो मैं समझता हूँ कि तमाम अज़ला के लोगों को उनके अज़ला में ही जो तिब्बी सहूलियात हैं वो बेहतर मिल सकेंगी। तो ये वो गुजारिशात और यही वो खिदमत है। असल में सियासत है ये, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासत को तो कारोबार के साथ मुंसलिक किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं लाहौर शहर के जो 2002 की असम्बली में आए थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज माशाल्लाह से V8 में फिरते हैं। तो बात यह है कि अल्लाह ताला आपको और ज्यादा दे, लेकिन जो वसाइल का रुख है, वसाइल का रुख है वो अवाम की जानिब मोड़ने से आप हकीकी मानों में सियासत का जो मतलब है वो आप पूरा कर रहे होते हैं। सियासत अगर आप ईमानदारी से करें तो इबादत से कम नहीं। तो यही वो खिदमत है जिसको अगर जारी रखती है पंजाब गवर्नमेंट, तो नया बजट भी आ रहा है। अब सवाल एक छोटा सा ये है कि सीएम साहब तो अपनी जितनी कोशिश कर सकते हैं, अस्पतालों के बार बार विजिट भी कर रहे हैं, जो उन्हें मिसिंग फैसिलिटीज़ लग रही हैं, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हैं, वो चाहे बेड्स की कमी को लेकर पूरी भी कर रहे हैं। अब जो रश ज़्यादा होने की वजह से महीनों डिले ऑपरेशन के टाइम दिए जाते हैं, वो शायद से प्लस फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है कि आया लोगों को सहूलियात भी मिल भी रही हैं कि नहीं मिल रही। देखें, बेसिकली ये काम तो आपके किसी हॉस्पिटल के सरबराह का है, चाहे मेडिकल सुपरिटेंडेंट है
या जो भी वहाँ पे आपका एमडी है, जो भी बैठे हैं, ये बेसिकली प्रिंसिपल हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज का दर्जा है तो वो, या अगर वो निकल कर अपने दफ्तर से जिस तरह सीएम साहब विजिट करते हैं, वो इस तरह मेरे ख्याल में दिन में एक सरप्राइज विजिट भी कर रहे हैं, बहुत जरूरी तो बड़े आसानी से ये तमाम मामलात हल हो सकते हैं। जो आपने बात की कि थिएटर में या किसी जगह पे कई महीने का टाइम किस तरह होता है, ये तो आप ऑपरेशन और जो मरीज है उसको अजियत देने मैं इसमें एक चीज इसमें ऐड कर दूं, अना यूसुफ, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप अपनी तिब्बी सहूलियात को बेहतर करते हैं, लाइक ये आपका जो हार्ट सर्जरी है, इसको अगर आप बेहतर करते हैं तो आज भी दुनिया में सबसे सस्ती हार्ट सर्जरी जो है वो पाकिस्तान में हो रही है। इसको आप मेडिकल टूरिज्म के तौर पर भी ले जा सकते हैं। अगर पीआईसी या सरकारी किसी अस्पताल में आप 10 बेड्स को मुख्तस कर दें कि बाहर से अगर कोई इलाज कराने यहाँ पर हार्ट सर्जरी के लिए आता है तो उसको आपके पास बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। वही डॉक्टर्स पीआईसी में इलाज नहीं करते, लेकिन बैरिया के हॉस्पिटल में 8 लाख 10 लाख रुपए लेकर वो इलाज के लिए दस्तयाब होते हैं। तो ये इस चीज़ को भी आप ख़त्म करना चाहिए महकमा सेहत को, और खुदा का खौफ भी करना चाहिए उन वालिदीन को जो 6 माह का टाइम मिलता है यहाँ पे आम आदमी को, और प्रोटोकॉल के साथ। आप यकीन माने राव साहब, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले किसी की सिफारिश है जी, बच्ची का आंखों का ऑपरेशन कराने हैं और 2 महीने का टाइम मिल रहा है। वेंटिलेटर्स नहीं थे। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त की भतीजी की डेथ हुई है, तो वो वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं था बच्चे के लिए। रहम करे। अभी ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात है, तरफ अगर जा रहे हालांकि हैं हमारे जाहिद चौधरी साहब ने भी कहा, फिर और भी कहीं से खुलवाया, लेकिन वेंटिलेटर है ही नहीं, वो कहाँ से देंगे? नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। वो जो भी थे सारे ऑक्यूपाइड थे। कोशिश तो की जा रही है कि जी चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जाई जाए। अब अल्लाह ताला जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनको भी काम बेहतर तरीके से करने की तौफीक दे, ताकि कम से कम लोगों के मसाइल हल हो सके। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, सयाहों ने जल्लो पार्क में लगाए गए रंगारंग मेले के इनेकाद को सराहा है। शहर लाहौर के जल्लो पार्क में लौर लौर मेला सजाया गया है। जी, मकसद क्या है इस मेले का और क्या क्या चीजें हैं इस मेले में? देखिए, हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी अब तो। मेले होते थे जब हम यूनिवर्सिटी में आते थे, उस वक्त मेले लगते थे। ये मेला चिरागा देखने के लिए हम लोग उस वक्त बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह का उर्स अभी गुजरा है, बहुत कम उस तरह, लेकिन एक वक्त था जब 2001 में हम लाहौर आए थे, उस वक्त ये मेला पता चलता था, मेला चिरागा पता चलता था। ये फेस्टिवल हुआ करते थे, चाहे वो सूफीज़म पे थे, चाहे आप सकाफत पे थे। और ये जो लाहौर है, इसका क्या मकसद है? ये सकाफत को उजागर करने के लिए है। देखिए, हर डिपार्टमेंट अपना कंट्रीब्यूशन इसमें कर रहा है। औकाफ की बात करूँ तो मुख्तलिफ मज़ारात पर आपके सूफीज़म के हवाले से महफिल समा हो रही हैं, वहाँ पे कवालों को इनवाइट किया जा रहा है, इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। जिस तरह आप जल्लो पार्क का जिक्र कर रहे हैं, पपिट शो हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी हर ज़ौक़ का बंदा जो है उसके लिए कुछ ना कुछ होता क्या है कि आप छोटों, हम हमेशा बात करते हैं कि बच्चों के लिए और बच्चों की सैर सियाहत के लिए क्या हो रहा है। ये इस तरह का जो मेला होता है, इसमें बच्चों के साथ साथ बड़े भी इंजॉय करते हैं। और ख़ास तौर पे जो खातून खाना होती हैं, ये उनकी वजह बच्चे आगे होते हैं, ये उनका अपना होता है कि हम चले थोड़ी आउटिंग कर रहे हैं, और उसकी वजह से घूम फिरा होना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। देखें, हुकूमती सतह पे इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका बुनियादी मकसद भी यही होता है कि जो लोग घरों में महदूद हैं, और बहुत सारे मसाइल हैं, महंगाई के हैं, बिलों के हैं, और इस तरह के ज़हनी तौर पे जो लोग घरों में बैठे मायूस हैं, मसाइल हैं, उनको अगर इस तरह की सस्ती तफरीह मिल जाए और एक अच्छी तफरीह मिले, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छा तरीका चल रहा है उसमें। अच्छा, माजी में हम जिक्र कर रहे थे, इस मार्च में एक मेला लगता है, कौन? जश्न बहारा। जश्न बहारा देखो उसमें कितने लोग आते हैं। आपका जिलानी पार्क के बाहर, मैं कहती हूँ पार्किंग नहीं मिलती, और सैटरडे संडे को तो आपका पूरा जेल रोड ब्लॉक रहता है। हाँ जी, मैं वही जेल रोड की बात कर रहा था। आज अभी भी देखिएगा, वेदर बेहतर है, स्मोक के अलावा वेदर कदरे बेहतर है, मतलब उस तरह ना धूप है ना सर्दी है, अच्छा मौसम है। ऐसे में भी लोग निकलेंगे। लेकिन इस तरह के फेस्टिवल्स या इस तरह की तकरीबात मनाने का बुनियादी मकसद यही होता है कि लोगों को सस्ती और अच्छी तफरीह मिले, बच्चों के साथ साथ फैमिलीज भी इंजॉय करें, शहर की सकाफत से भी रोशनास कराते रहे, जो चीज़ें अब हम भूलते जा रही हैं। अच्छा, वो तो हमें ये जो चीज़ हमारे हाथ में आई है ना, बेसिकली इसकी वजह से बड़ी लंबी डिस्कशन, इसकी वजह से हम लोग हर चीज़ भूल गए हैं। इसने आपको
मैं आपको बताऊं, जिंदगियों के रुख बदल दिए, जिंदगियों के क्या, हमारे इसकी वजह से हम ये जो वजूद बैठे हैं ना, हम इखलाकियात अपने का आप को जनाजा टाइम भी, नहीं देते। इखलाकियात का जनाजा ये भी ऐसी चीज है कि आप लोग 2 छुट्टियों का जिक्र कर रहे थे, ये ऐसी चीज है, ये आप कहते हैं कि हम बच्चों को टाइम देते हैं, ये जो ज़ात है ना, ये आप बैठे हैं, ये मैं बैठा हूँ, ये राव साहब बैठे हैं, हम लोग इसकी वजह से ये अपनी ज़ात को टाइम नहीं देते। सही बात। आप कभी सोचिएगा, ये मैं बड़ी बात कर रहा हूँ कि आपने अपने आप को अच्छा, कभी टाइम दिया बैठ के? ये बताएं कि जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ना इंसान से अपने आप के हम कलाम होने का, वो होता है जब इंसान अकेला वॉक कर रहा हो, वो अपने आप से इंसान हम कलाम रहता है। तो कितना अरसा हो गया आपको या मुझे वॉक की हो, वॉक ही नहीं की, तो ये है हमारा मसला। तो अब चले वापस आते हैं स्टोरी की जानिब, ये तो हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। फेस्टिवल के हवाले से अच्छा है लाहौर सर्दियों के आगाज के साथ ही। मुझे ये चीजें इसलिए अच्छी लगती हैं, आपको खाने पीने के स्टॉल्स भी एक जगह मिल जाते हैं। अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाह रहे हो, ट्रेडिशनल शॉपिंग करना चाह रहे हैं, वो भी आपको एक जगह पे मिल जाते हैं, झूले भी एक जगह पे। सो इस तरह से हम मेले के नकात को खुशाइंद कह सकते हैं। एग्जैक्टली। इसमें जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं वो ये हैं कि माजी में जब कभी उस वक्त तो वो मिंटो पार्क में इस तरह के जो मेले ठेले थे वो लगते होते थे, और स्ट्रीट थिएटर एक लाहौर की पहचान होती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट भी आए। और जो सीनियर आर्टिस्टों की आपके पास इस वक्त केप है, उनसे पूछें तो वो आपको स्ट्रीट थिएटर के बारे में बताएं। हमने स्ट्रीट थिएटर एलिमेंट, वो एक ना मुफ्त का मज़ा हर आदमी के लिए मुयसर था, लेकिन वो हमने उसको एलिमेंट मिस है। फिर उसके अलावा लकी रानी सर्कस एक खासा होती थी लाहौर का, लकी रानी सर्कस लगती थी, और फिर वो उससे इसी तरह से और भी देसी कुश्तियाँ लाहौर फेस्टिवल का हिस्सा रही हैं और बड़े लोग उसको देखते थे। फिर ये इस तरह के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खालिस्तन आपके शहर की सकाफत से जुड़ी हैं। फिर शहर की बनी हुई मसनूआत को आपको एग्जिबिट करने का मौका मिलता है। बहुत सारे आप सनती यूनिट्स इस हवाले से काम भी करते हैं, तो लोग भी देखते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि दुनिया में जो दुनिया के बड़े शहरों में जो फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें तो उसकी तरवीज बहुत ज़्यादा होती है और वो माइल करते हैं। हमने कितने लोगों को माइल किया, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, कोई भी शहर हो, कहीं पर फेस्टिवल हो, कोई मैराथन हो, कुछ भी हो, तो वो एक पूरी डिजिटल कैंपेन नज़र आती है। लेकिन ये एलिमेंट यहाँ पर मिसिंग है। हम अपने ही जो अपना जो सकाफत है हमारी, उसको उजागर करने में डिजिटल मीडिया का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। इसमें मेरे ख्याल से जो हम डिजिटल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे सकाफत देखना कौन चाहता है? इस पे नहीं सोशल मीडिया पे ये चीजें कहाँ देखी जाती हैं? नहीं, अगर हम पॉजिटिव मैं इसको कतन कोई नेगेटिविटी में ले जाने नहीं आया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शहर में उसको प्लेटफॉर्म पे लाके मेरे शहर में वो अपनी जगह पे ठीक कह रहे हैं, मेरे शहर में अमन रहे, मेरे शहर में लोगों को खुशियां नसीब हो, मेरे शहर में बाहर से दुनिया आए और मेरे शहर की जो कल्चर की तरवीज हो। मैं मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। बसंत की बात कर रहे हैं ना, सब लोग आया करते थे। बसंत तो ऑब्वियसली एक माजी का हिस्सा हो गया, लेकिन मेरा तस्वीर में पतंगे देख सकते हैं। उसके अलावा सुने ना, मेरा बात करने का मकसद क्या है कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस वक्त सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। आपकी बात ऐसे पहुंचती है, लेकिन हम सकाफत उस पर नहीं देखना चाहते। हाँ, ऐसे ही है। हम उस पर कुछ और चीजें देखना चाहते हैं, हम उस पर क्राइम देखना चाहते हैं, हम उस पर और किसी की स्टोरीज को देखना चाहते हैं। आप बात तो सुने ना राव साहब, बात तो सुने ना, होती है वहाँ लोग, आप बात तो सुने ना। आपकी सकाफत में, सूफीज़्म में वो एक लोग हैं, वो देखे जाते हैं, लेकिन आप पैरेलल दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों चीजें आप अपलोड करें, आप देखिएगा कहाँ पे ज्यादा कौन सी चीज देखी जाती है। उसकी क्या वजह है कि हम लोग बुनियाद ही हमारे पास नहीं है कि हमने, आप मुझे बताएं, हमारे और आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको कौन सा सकाफत पढ़ाई जाती है? उनको आपने लाहौर शहर के कौन से बताएं कि ये आपके हम अपनी जबान नहीं बोल सकते, पंजाबी जबान नहीं बोल सकते। आप बच्चों को जरूर इस फेस्टिवल में लेके जाएं इंग्लिश मीडियम में। वैसे तो ये थ्रू आउट द वीक फेस्टिवल है, तो आप वीकेंड पे बच्चों को जरूर लेके जा सकते हैं। पपेट शो है, मैजिक शो है, वो बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत जबरदस्त चीजें हैं। सो एक ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। वक्त हमारे पास कम है, एक एक कमेंट लेके हम खबर को वाइंड अप करेंगे। बकर मंडी में मुर्दा गोश्त का मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है। 40 मन बीमार और मुर्दा जानवरों का गोश्त बरामद किया गया है। ऑपरेशन क्या इसका हल है, और कभी खबर आ जाना और उसके दरमियान में क्या होता है, जो लोगों तक
गोश्त पहुंचता है वो उसको कैसे यकीनी बनाया जाए? एक सजेशन दे दें, वाइंड अप करना है मुझे उसका। सजेशन क्या है, आपके इदारे सही काम करें तो हर चीज़ रुक सकती है। ये बकर मंडी के साथ मेरे ख्याल में स्लाटर हाउस भी है हमारा, बड़ा जदीद हमने बनाया हुआ है। तो वहाँ अगर अच्छे तरीके से हो रही है तो साथ दीवार के दूसरे साइड पे क्यों इस तरह का काम हो रहा है? ये इंतजामिया और देखिए दुनिया के बहुत सारे ममालिक है जहाँ पर सेंटेंस डेथ नहीं दी जाती, उसको सजाए मौत नहीं दी जाती, उसको उम्र कैद दी जाती है, कत्ल के मुलजिमों को भी, मुजरिमों को भी, लेकिन मिलावट पर कोई समझौता नहीं है। मिलावट पर कोई समझौता नहीं है। मिलावट के मामले में उनकी सजा और जजा का मुख्तलिफ है सारा पैमाना। और हमारे यहाँ भी जब तक हम लटकाएंगे नहीं ना ऐसे लोगों को, तब तक मेरा नहीं ख्याल के मामला बेहतर होंगे। ये हर तीसरे रोज खबर आती है, कभी मुर्दा मुर्गी पकड़ी जाती है, तो कभी कुछ पकड़ा जाता है, कभी मुर्दा जानवरों का। भाई कर क्या रहे हैं आप? खुदा का नाम लें, मुअस्सर कानून साजी इस पे करें, ये कैंपेन लॉन्च करें। जिम्मेदारान को बुला के इस पर हमने जवाब भी लेना है और उनसे पूछना भी कैसे वो कार्रवाइयां करते हैं, ताकि पता भी तो चले। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में हम बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है, बच्चा एज में बढ़ता जा रहा है, बच्चा हाइट में बढ़ता जा रहा है, लेकिन बच्चा मुकम्मल तौर पर बोलना ठीक से नहीं सीख रहा। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस ये करेंगे कि कौन सी ऐसी एज है जिसमें आपके बच्चे को थोड़ा बहुत बोलना स्टार्ट करना चाहिए। प्रॉपर उसकी स्पीच कब, किस एज में जो है वो मुकम्मल तौर पर आपका बच्चा बोल रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो इसमें अलार्मिंग क्या है, कब आप अपने बच्चे को जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि ज़रूरी हो गया है कि अब हमने अपने बच्चे को डॉक्टर को चेक कराना है। अच्छा, कुछ बच्चे बिल्कुल नॉर्मल लग रहे होते हैं, खाना पीना बिहेवियर उनका बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन बच्चे लेट बोलते हैं, उसकी क्या रीज़न होती है? ऐसे में आपको करना क्या है? और इसके साथ साथ कुछ लोग कहते हैं अच्छा जी कोई बात नहीं, बच्चे आराम से भी बोल लेते हैं, लेट बोल लेते हैं, लेकिन एक एज स्पेसिफिक होती है जिसके बाद आपको डॉक्टर के पास रिजू करना है। ये हम आज के शो में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ कुछ अगर इसमें स्पेसिफिक केस भी होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ कराना चाहूँगी। डॉक्टर हिना अजहर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर अफाफ मंजूर जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं और इसके साथ साथ कंसल्टेंट रिहेबिलिटेशन हैं। वेलकम कहेंगे अपने मेहमानों को। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। हम अक्सर चीज़ें जो हैं वो कंसिडर करते हैं, अच्छा बच्चा हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, तंदुरुस्त नहीं है, बच्चे की सेहत ख़राब है। एक हेल्दी तंदुरुस्त बच्चे की निशानी क्या क्या, सिम्टम्स क्या क्या, पहले आप वो बता दें, फिर उसके बाद हम आगे। देखिए, हेल्दी बच्चा जो होता है वो अमूमन एज अ पीडियाट्रिशियन एंड मेरी सब स्पेशलिटी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, एज अ पीडियाट्रिशियन बच्चा आपका अगर हम एक लेस सपोज के 1 साल के बच्चे की बात करते हैं, इस 1 साल के बच्चे में बच्चे को चलना चाहिए, ठीक है, बच्चे को सही स्पोर्ट के साथ चल ले, लेकिन थोड़ा बहुत चलना चाहिए। और उसके साथ उसकी ओवरऑल हेल्थ, एक बच्चे का ऑलमोस्ट वेट 10 kg होना चाहिए 1 ईयर के ऊपर, अराउंड 9 kg या 11 kg, लेकिन 10 kg एटलीस्ट ज़रूर होना चाहिए। ही मस्ट बी इंटरैक्टिव, आई कॉन्टैक्ट, रिस्पॉन्स टू नेम, आप जो भी उसको पूछो वो आपको बताए, ये एक हेल्दी बच्चे की निशानी होती है, ठीक है। अगर हम लोग जो कि अब अपने टॉपिक की तरफ है, क्योंकि दिस इज़ अ वास्ट टर्मिनोलॉजी, हम इसको इस वक्त शायद मैं छोटी सी चीज़ में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं अगर अपने स्पीच डिले वाले टॉपिक की तरफ आऊँ, एक बच्चा आपका अगर पेरेंट्स को लग रहा है कि वो वेल थ्राइविंग, हर चीज़ उस अपनी एज के साथ बढ़ रहा है, अपना वेट गेन कर रहा है, इस बात विजिट्स भी होते हैं डॉक्टर्स के पास, पेरेंट्स जाते भी हैं, उनको अंदाज़ा भी हो जाता है। 1 साल के ऊपर अगर हम अपने स्पीच की, जो हमारा आज का टॉपिक है, हम उसके ऊपर बात करें तो चाइल्ड शुड स्पीक एटलीस्ट 1 मीनिंगफुल वर्ड। ओके, क्या एज बताइए आपने? एट 1 ईयर ऑफ एज। 1 मीनिंगफुल वर्ड एट 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। मीनिंगफुल मीन कि जो वो बोले, अगर उसको पानी चाहिए पानी, अगर वो मामा भी बोले तो मामा को कॉल करते वक्त मामा बोले, ये नहीं कि हर एक को मामा बोल रहा है, उसको पता हो ये मेरी मामा है तो मैंने इन्हीं को कॉल करना, दैट्स अ मीनिंगफुल वर्ड। और जो एक चीज़ अभी आप बात कर रहे थे कि हम पूछेंगे किस एज पे अलार्मिंग साइन होता है, देखिए हर एज का डिफरेंट होता है। अगर मेरे पास 1 साल पे बच्चा आ गया है उसका डिफरेंट होगा, 2 साल पे आएगा तो उसका डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर 1 साल पे बच्चा आके भी चले एक वर्ड नहीं भी बोल रहा, दैट्स नॉट सच एन इशू, आहिस्ता आहिस्ता उसको हम गाइड्स करेंगे, कुछ टिप देंगे, वो बोलना शुरू हो जाए।
लेकिन यही बच्चा अगर 2 साल पे आ गया है एंड ही इज़ नॉट स्पीकिंग इवन अ सिंगल वर्ड, तो फिर तो जाहिर सी बात है वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है। इसलिए हम कोई एज स्पेसिफिक कोई चीज़ बात नहीं कर सकते, हर एज की डिफरेंट होती हैं, और वो बीइंग अ डॉक्टर या बीइंग अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने कैसे एक बच्चे को आगे लेके चलना। डॉक्टर साहब, स्टेप बाय स्टेप, आपका बच्चा 1 साल का हुआ, सो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है कि मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल है, बातें शातें कर रहा है, वर्ड्स बोलना शुरू हो गया, किस तरह से आपने उसको ऑब्जर्व करना? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर, एंड आई थिंक ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए रिहैबिलिटेशन कंसल्टेंट जब मेरे पास क्लिनिक पे बच्चे मुख्तलिफ मसाइल के साथ आते हैं, तो आजकल जो मैक्सिमम नंबर आ रहा है, आप ये कह लीजिए कि 50-60% मेरे पास जो बच्चे आते हैं या पेरेंट्स उनके साथ आते हैं, तो वो ये इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि बच्चा बात नहीं कर रहा, और उनका एक कॉमन वर्ड ये होता है कि स्पीच डिले है, या फिर वो ये कहते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपके सवाल से पहले मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हम जो स्पीच डिले क्या है, स्पीच क्या है, बोलता नहीं है बच्चा, इसमें हमें 3 चीज़ों को बहुत कैटेगोरिकली अंडरस्टैंड करना है। यानी स्पीच डिले होना, स्पीच का ना होना, और स्पीच का मुख्तलिफ होना, जिसे हम ये कहते हैं प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होना। ये तीनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। पेरेंट्स इन तीनों चीज़ों को अंडरस्टैंड इसलिए नहीं कर पाते कि लैक ऑफ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, और बाज़-औक़ात ये है कि नॉट अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम आजकल गूगल और यूट्यूब हमें अवेलेबल है, फौरी तौर पे पेरेंट्स जो हैं उसके ऊपर देखना शुरू कर देते हैं, या फिर हम आम तौर पे जो पेरेंट्स का रवैया होता है कि घर में बड़ों से पूछ लिया, हमसाये से पूछ लिया, तो वो एक इन्फॉर्मेशन जो अप्रोप्रिएट नहीं जाती है। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि स्पीच का ना होना, इसका मतलब ये होता है कि मोर देन स्पीच के ना होने की 90% वजूहात ये होती हैं कि बच्चे में हियरिंग इम्पेयरमेंट है, क्योंकि वो सुन नहीं रहा, तो इसलिए बोलना उसके लिए मुश्किल है, वो जानता नहीं है कि उसके साउंड्स क्या हैं, उसने प्रोनाउंस कैसे करना है उनको। अच्छा, जो स्पीच का डिले होना है, उसकी वजूहात जो हैं उसमें मोर देन 90% वजूहात होती हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट नहीं होती, जो कि आम तौर पे 2 डिसेबिलिटीज़ बहुत कॉमन है, उसमें एक सेरेब्रल पॉलिसी है और एक ऑटिज़म है। अब इन दोनों की भी डिफरेंट वजूहात हैं। सेरेब्रल पॉलिसी में चूंकि ब्रेन डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट नहीं होती है, और वो वाला सेंटर पार्ट जो कि स्पीच के लिए होता है ब्रेन का, वो बन नहीं पाया होता या अप्रोप्रिएट नहीं बन पाया होता, तो वहाँ पे स्पीच के प्रॉब्लम्स जो हैं, वो लफ्ज़ बना नहीं पाता बच्चा और बोल नहीं पाता, मतलब लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाता है। और जो ऑटिज़म है उसमें वजह ये नहीं है कि बच्चा सुन नहीं पा रहा, या बच्चे के जो ब्रेन का जो प्रोसेस है जिसके अंदर लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है, यानी हमारी वोकैबुलरी डेवलप हो रही होती है, वो भी अप्रोप्रिएट होता है। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या है, वहाँ प्रॉब्लम ये है कि उसने जो लफ्ज़ सुनने हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे भी डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो उसको नहीं आती है। तो ये तीनों बहुत कैटेगोरिकली डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे पेरेंट्स को भी पता होनी चाहिए। लेकिन आपने जैसे भी सवाल किया कि 1 साल तक, अच्छा आम तौर पे हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो 1 साल की उम्र में नहीं आते, मोस्टली जो कॉमन पेरेंट्स आते हैं वो 3 इयर्स अबव आते हैं और 4 साल की उम्र तक भी आते हैं। अब हमें वो जो 1 साल तक की चीज़ें हैं ना, वो तो हिस्ट्री में आ जाती हैं फिर सारी। लेकिन ज़रूरी बात यह कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि 1 साल के अंदर अंदर वो कौन से माइलस्टोन्स हैं या वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि बच्चा अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो इट्स वेरी नेचुरल कि जब बच्चा 2 से 3 माह की उम्र का होता है तो हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी स्पीच ठीक होगी या नहीं होगी। वो एक्चुअली बोल नहीं रहा होता उस टाइम पे, लेकिन वो रिसीव कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन अपने इन्वायरमेंट से। अच्छा, जो हेयरिंग है, दिस इज़ द वन सेंस जो कि बच्चा अपने साथ लेके पैदा होता है, यानी वो पैदाइश से पहले भी सुन रहा होता है। सो उसकी वोकैबुलरी बिल्डिंग तभी से बनना शुरू हो जाती है, और 2 से 3 माह तक वो बच्चा आप ये समझ लीजिए कि रिसेप्शन मोड में होता है, सुनने की मोड में होता है। उसके बाद वो जब बच्चा बातें करना शुरू करता है तो वो बैबलिंग की स्टेज पे आता है, यानी कोइंग, बैबलिंग, रिस्पॉन्स करना, सोशल रिस्पॉन्स करना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल रिस्पॉन्स का मतलब ये कि अगर आप बच्चे को चुटकी बजा के उसके साथ हंस रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, अगर उसने कोई ऊंची आवाज़ सुनी है तो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। ये पेरेंट्स ने बहुत नोटिस करना है। मतलब बाज़ बच्चों का हेयरिंग इम्पेयरमेंट का पता ही नहीं चलता कि उनको कोई मसला है सुनने में या नहीं है, शोर हो रहा है पास, वो इग्नोर कर देते हैं पेरेंट्स, और अक्सर 7-8 माह की उम्र में जाके ये चीज़ डिस्क्लोज होती है कि उसको शायद हेयरिंग इम्पेयरमेंट। इसी तरह से जब बच्चा 6 माह की या 8 माह की उम्र में आता है तो वो मीनिंगफुल जो साउंड्स हैं बैबलिंग के, वो निकालना शुरू कर देता है। 1 साल की उम्र तक, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि वो मामा, पापा, या आप ये कह लीजिए जिसे हम कॉन्सोनेंट वॉवल्स कहते हैं, ड, म, ब, वो मीनिंगफुल बनाना शुरू कर देते हैं। यानी माँ है तो मामा, दा है तो दादा, ये वाले लफ्ज़ वो जो है वो जोड़ जोड़ के बनाना शुरू कर देता है। इसी तरह से अब ये 1 साल के इंडिकेटर्स हो गए। अब 1 साल के इंडिकेटर्स में बोलने से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करना है कि क्या बच्चा सोशली भी एक्टिव है, सोशली भी रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है या उसकी जो स्पीच है उसके हम सोशल रिस्पॉन्स के साथ भी मैच कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आपने बहुत अच्छा। डॉक्टर साहबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी
कुछ लोग कहते हैं बच्चा कमजोर है इस वजह से नहीं बोल रहा, हेल्थ से भी क्या इसका ताल्लुक है बच्चे की? लेस लाइकली, बहुत बिल्कुल कम नहीं है। नहीं। हमने, क्योंकि मैं तो एज अ पीडियाट्रिशियन भी बच्चों को देखते हैं, हम बहुत मेल नरिश बच्चे भी जो होते हैं बोल लेते होते हैं, ठीक है। ये इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, नॉट अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है। बच्चे को अगर जाहिर सी बात है आप एक प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, वो बेहतर करेंगे तो स्पीच भी बेहतर हो जाएगी। हम हर चीज को ना डाइट से रिलेट कर देते हैं बच्चे की। जी ऐसे ही है। So, यहाँ पर तो सारा ब्रेन का आपकी काम है। नहीं देखें, स्पीच ब्रेन का भी काम है, और ये जो हम बात कर रहे हैं आपके स्टिमुलेशन का भी बहुत काम होता है। ठीक है। जो अमूमन बच्चे स्पीच एक्वायर करते हैं या जो उनकी सोशलाइजेशन बेहतर होनी होती है, वो डिपेंड करती है कि हाउ इंटरैक्टिव द इन्वायरमेंट इज़। इन्वायरमेंट में फिर पेरेंट्स ही आते हैं, ठीक है। अगर आप सारा दिन, जो हम लोग शायद डॉक्टर फाफ भी इसको, मैं अगर यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जो मेरे पास बच्चे मोस्टली आ रहे होते हैं, दे आर वेरी मच यूज टू स्क्रीन। स्क्रीन के साथ बहुत एडिक्टेड हैं आजकल के हमारे बच्चे जो हैं। पैदा होते ही उनको माँ बाप उसके ऊपर लगा देते हैं, तो उनके साथ जो एक होता है ना कि उनको आवाज़ देना, उनके साथ बात करना, वो स्क्रीन नहीं कर रहा होता, मोबाइल नहीं कर रहा होता। इसकी वजह से भी बच्चों में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। बच्चों को सुनने की आदत ही नहीं होती, वो अपना उस हिसाब से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहे होते। तो जितना एक आपका इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन होगा, आप इन्वायरमेंट में बच्चे को उस हिसाब से स्टिमुलेशन देंगे, उतने ही बच्चे की स्पीच डेवलप होगी। फैक्टर कितना काउंट करता है? जेनेटिक फैक्टर डिपेंड करता है। देखें, नॉट ऑलवेज, बट जैसे हम ऑटिज्म की बात करते हैं, ऑटिज्म में भी जेनेटिक्स का रोल होता है। उसके साथ अगर जेनेटिक्स भी है और उसके ऊपर इन्वायरमेंट भी हम वैसा दे देते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि नॉन स्टिमुलेटेड इन्वायरमेंट, बस अपने कमरे में है और टीवी देखी जा रहा है और किसी को बातचीत नहीं है, वो चीज़ एग्रेवेट हो जाती है। जेनेटिक्स अपनी जगह है, लेकिन जब उसके ऊपर इन्वायरमेंट का रोल आता है तो आप डिजीज़ को या ऑटिज्म की जो एक सिवियरिटी होती है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, अभी हमारे मेहमान तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। अब हमने ये बात, क्योंकि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत मैटर करती है, सो कुछ गाइडलाइंस हम डॉक्टर साहिबा से ये भी पूछेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या मदर की डाइट को भी हमने देखना है, क्या वो चीज़ें भी बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में काउंट करती हैं? और इसके अलावा अब वो बच्चे जो कि बोलते नहीं हैं या लेट बोलते हैं, उनके लिए फिर थेरेपी क्या होती है? पेरेंट्स को किस एज में डॉक्टर के पास जाना है और फिर प्रॉपर उसका तरीक़ेकार क्या होता है? क्या कोई मेडिकेशन होती है, थेरेपी होती है? उस पर बात करेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हिना से मैं जानना चाहूँगी, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मदर को क्या करना है, फिर हम आगे देखें। मदर को जैसे हम लोग शुरू से ही कहते हैं कि एक, और ये राइट स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्शन, बल्कि इवन कंसेप्शन से पहले भी एक मदर की एक अच्छी हालत होनी चाहिए, जो एक अमूमन बताया जाता है कि उसके साथ ही उसके राइट फ्रॉम द कंसेप्शन ही बच्चे के लिए ब्रेन डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। बल्कि इनिशियल 1 to 2 months वेरी क्रूशियल होते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तो उसमें जो होता है कि मदर को अपना नॉर्मल जो एक चेकअप होते हैं वो करवाते रहना चाहिए, अपना न्यूट्रिशन स्टेटस को बेहतर रखना चाहिए, जो एक आपको वैक्सीनेशन प्रपोज की गई होती हैं वो ज़रूर रखनी चाहिए। फिर इसी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बर्थ स्पेसिंग, कि जाहिर सी बात है कि अगर एक छोटा बच्चा, मतलब कि एक तो मदर की भी डिपेंड करेगी कि वो उतना अच्छा उसका न्यूट्रिशन स्टेटस नहीं होगा अगर बर्थ स्पेसिंग कम है, और सेकेंडली अगर देखा जाए तो अगर एक छोटा बच्चा है 1 ईयर का और साथ ही एक और बेबी हो गया है, तो वो उसके बच्चे को उतना टाइम भी नहीं दे सकेगी। तो ये सब चीज़ें आगे जाके बच्चे की ओवरऑल हेल्थ पे भी और डेवलपमेंट जो हम बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो माइलस्टोन्स अचीव हो रहे हैं तो उसके ऊपर अफेक्ट कर रही होती हैं। सही। तो मतलब कि इन चीज़ों का तो बेसिक जो है उनका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मुझे डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा, बच्चों का ना बोलना या फिर लेट बोलना, इसका अब इलाज क्या है? किस एज में पेरेंट्स को लाजमी तौर पर इस पर काम करना है? क्योंकि आपका बच्चा अगर स्कूल जाना शुरू हो गया, वहाँ से तो काम ख़राब हो जाता है। स्कूल में बाकी बच्चे बोल रहे हैं, आपका बच्चा बोल नहीं पा रहा। अच्छा, इसमें ऐसे है ना कि एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, ये काबिल इलाज है जी, बिल्कुल काबिल इलाज। क्या इसमें इम्प्रूवमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं? देखिए, अब अगेन वही बात है, मैं इसको बड़ा कैटेगोरिकली फिर जैसे मैंने इब्तिदा में बात की थी कि अगर तो वो स्पीच प्रॉब्लम आपकी हेयरिंग की वजह से है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% आपको स्पीच, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है जब आपने सुनना नहीं है तो बोलना नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशंस जो है ना पेरेंट्स की क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स के पास राइट ट्रैक होना। ज़ाहिर है जब आपको प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई ठीक से करेंगे तो फिर आप ट्रैक भी ठीक यूज़ करेंगे और आपका जो एक्सपेक्टेशन लेवल होगा वो भी ठीक होगा। अगर तो आपकी हियरिंग इंपेयरमेंट है, फिर तो आपको हियरिंग एड्स और कॉक्लियर इम्प्लांटेशन की तरफ जाना चाहिए, और उससे बच्चे बहुत हद तक इंप्रूव कर जाते हैं ना। या ज़ाहिर है जब वो सुनना शुरू कर देते हैं तो बोलना शुरू कर देते हैं।
इसी तरह से जो बच्चे जिनके मसल्स वीक होते हैं, मस्कुलर प्रॉब्लम होता है, उनको साथ में वो थेरेपी जिसको हम डिफरेंट तरह से उनके मसल्स एक्टिवेट करके उस थेरेपी की तरफ जाते हैं, हम उसकी तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगेन अगर आपकी जो वजूहात हैं वो स्पीच डिले जिसे हम अर्ली एजेस में कहते हैं, उसके लिए डेफिनेटली स्पीच थेरेपी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अब स्पीच थेरेपी भी डिफरेंटली हम उसका ट्रैक देखते हैं। अगर तो वो बच्चा स्पीच डिले की वजह से है जिसमें कि उसकी बोलने की थोड़ी सी यानी वो लेट हो गया है, जैसे कि माइलस्टोन्स बाकी होते हैं, तो उसमें तो हम सिर्फ फिर स्पीच और वोकैबुलरी बिल्डिंग पे काम करते हैं। और अगर क्या इस तरह के बच्चों के साथ पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? घर में क्या बातें ज़्यादा करनी चाहिए, वर्ड्स रिपीट करने चाहिए, क्या? और अगर ऑटिज्म की वजह से मसाइल हैं तो फिर हम उसके साथ स्पीच के साथ कम्युनिकेशन थेरेपी पे भी आते हैं और बिहेवियर थेरेपी भी करते हैं, ताकि वो सब चीज़ें साइमल्टेनियसली चलें और उसकी जो सोशल कम्युनिकेशन है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। बात हम इसको फंक्शनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं कि आपकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं उसको आप कैसे बात करें। अब एट द एज ऑफ मैक्सिमम पेरेंट्स को 1.5-2 साल तक वेट करना चाहिए मैक्सिमम। ये मैं मैक्सिमम एज बता रही हूँ क्योंकि हम आम तौर पे होता यही है कि इंतज़ार करते रहते हैं कि इसका बाप भी लेट बोला था, इसका चाचा लेट बोला था, इसकी माँ लेट बोली थी, मतलब इस तरह करते करते हम वो टाइम गुजारते थे। लेकिन मैक्सिमम 1.5 से 2 साल की उम्र से ज़्यादा आपको बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए। यू डायरेक्टली नीड टू कंसल्ट सम थेरेपिस्ट और सम स्पेशल नीड्स एक्सपर्ट जो कि इन चीज़ों को समझता है। आप उसके पास जाएं और उसके बाद फिर उसका काम शुरू हो जाता है। अब उसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड करते हैं। एक तो स्पीच थेरेपी है जो क्लिनिकल भी होती है, और दूसरे मेरा बिलीफ ये है कि पेरेंट्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट। पेरेंट्स को भी आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, आप 20 मिनट्स का सेशन लेते हैं, मैक्सिमम 30 मिनट्स का सेशन ले सकते हैं, लेकिन बच्चे ने ज़्यादा टाइम आपके साथ घर में गुजारना है। अब वो जो घर में आपने टाइम स्पेंड करना है बच्चे का, उसके लिए आपने वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ को जनरेट करना है और उसमें मैक्सिमम जो है वोकैबुलरी आपने ऐड करनी है। एक और बहुत इशू जो इस टाइम हमारे सामने आ रहा है, जैसे हम ऑटिज्म की बात करते हैं, वर्चुअल ऑटिज्म की, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एनवायरनमेंट का रोल बहुत ज़्यादा है। आप जब अर्ली एज पे ख़ास तौर पे 1 साल से पहले बच्चे को मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं, मोबाइल फ़ोन के लिए रिकमेंडेशन ये है कि जो मोबाइल फ़ोन की लर्निंग है वो 1.5 साल से पहले नहीं होनी चाहिए, बल्कि 2 साल से पहले नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारा जो नेचुरल सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं। अब बच्चे ने जो चीज़ें एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो सारी की सारी एक गैजेट के अंदर से ले रहा है। वो जो उसने सीखना था कि एनवायरनमेंट में यहाँ पौधे पड़े हुए हैं तो इसका रंग हरा है, वो सारा वहाँ से सीख रहा है। अब वो वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ जो है वो उसके फीचर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें वो जो स्क्रीन टाइम है उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। बाज़ का तो इसका रिवर्स भी होता है। पेरेंट्स जब ये देखते हैं 3-3.5 साल तक तो बच्चे को मोबाइल पकड़ाए रखते हैं, 4 साल तक भी मैक्सिमम। उसके बाद जब एकदम से उन्हें एहसास होता है कि अब तो ये बच्चा बोल नहीं रहा, तो स्नैच कर लेते हैं और कंप्लीटली उसको उससे जो है वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब होता क्या है कि बच्चे ने एक पैटर्न डेवलप कर लिया होता है लर्निंग का, और उसकी जो लर्निंग वहाँ से हो रही होती है वो भी रुक जाती है, वो मेंटली या साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि एक मुनासिब उसके साथ के इतदाल के साथ आपने सारी चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। लेकिन पेरेंट्स को अगेन एंड अगेन अब उनकी वोकैबुलरी को ऐड करना है। अगर माँ जो है वो खाना खिला रही है तो खाने की डिटेल सारी उसके साथ बात करे। कपड़े पहना रहे हैं तो बेटे देखो आज हम इस कलर के कपड़े पहन रहे हैं, इसमें ये बटन लगा हुआ है इस रंग का। इसके अंदर जितनी जितनी माइन्यूट डिटेल्स हैं वो आप ऐड करते जाएँ ताकि बच्चे के पास वोकैबुलरी जो है ना वो बढ़े। अब आजकल जो सेल्फ फैमिलीज़ हैं और ये जो हम वर्चुअल सारा उसके अंदर चले गए हैं, पेरेंट्स भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है, उसके बाद वो अपनी एंटरटेनमेंट भी ऑनलाइन देख रहे हैं, तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो इन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए। ये चीज़ ही जैसे मैं इसमें ऐड ऑन करूँ कि डॉक्टर फाफ बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम भी पेरेंट्स को यही बात कहते होते हैं कि उन बेसिक रोल उन्हीं का ही होता है, क्योंकि जो थेरेपी लेने आ रहा है वो जस्ट 20 मिनट्स की होती है, उसके बाद पेरेंट्स ने सारा कुछ करना होता है। उसी में ये जो स्क्रीन का कट डाउन करना हम बहुत ज़्यादा बताते हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन जरूर करना चाहती हूँ। पेरेंट्स बहुत सारे आते हैं कि हमें डॉक्टर ने मुख्तलिफ मेडिसिन दे दी हुई है, मेडिसिन का कोई रोल नहीं होता। एक्विजिशन ऑफ स्पीच के ऊपर ठीक है, आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस बेहतर होना चाहिए, आपकी आयरन कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी होनी चाहिए, बट दे हैव नो रोल, डायरेक्ट इफेक्ट कोई नहीं है स्पीच एक्विजिशन के ऊपर। किसी किस्म की डिसेबिलिटी के ऊपर उसका कोई रोल नहीं होता, तो इस वजह से उसके लिए स्पीच थेरेपी के सेशंस होंगे, ठीक है। और ये जो हम वर्चुअल ऑटिज्म है, जो इनफैक्ट वर्चुअल ऑटिज्म इज अ मिसनॉमर, हम इसको ऑटिज्म इज ऑटिज्म, लेकिन ऑटिज्म लाइक एक पिक्चर बच्चों में आ जाती है जिसको वर्चुअल ऑटिज्म कह दिया जाता है, पर उसमें फिर वो स्पीच थेरेपी और सब चीज़ें होती हैं। मतलब ये है कि हमें वो मक्खन घी खिला के हम ये समझ नहीं सकते कि उनकी स्पीच बेहतर हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा स्पीच थेरेपिस्ट आपको प्रॉपर एक गाइडलाइन लेनी है, वो किन वर्ड्स के ऊपर वो कर रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि स्टैमरिंग और इससे रिलेटेड है। बाज़ बच्चों में ये जो स्टैमरिंग और ये चीज़ें आ जाती हैं, ये इसका ज़्यादातर रोल होता है, अटैच होते हैं साइकोलॉजिकल उसके साथ,
यानी कोई ऐसा ट्रॉमा हो गया, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, पेरेंट्स आते हैं एकदम से कहते हैं हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था, अभी 5-10 दिन हुए हैं और ये स्टैमर करना शुरू हो गया। आप उसके बैक पे जाएं तो कोई ना कोई ऐसा इवेंट हुआ होता है जो बच्चा उस टाइम पर साइकोलॉजिकली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इस चीज़ को पेरेंट्स को बहुत कंसिडर करना है। और अगर उसके अंदर खुदा न खास्ता स्टैमरिंग आ जाती है तो फिर अगेन वही बात है कि उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग को बहुत देखना है, उसको आपने पॉइंट नहीं करना, बुली नहीं होने देना। अच्छा, एक और ये इशू है कि बच्चे बोलते हैं लेकिन वो वर्ड प्रॉपर नहीं बोलते हैं और काफी बड़ी एज तक बच्चों का ये आर्टिकुलेशन का डिसऑर्डर होता है, यानी उसमें वो थोड़ा उसके वॉइस नोट्स जो हैं वो डिफरेंट हो रहे होते हैं, सूप को शूप कह रहे होते हैं, तो ये चीजें भी थेरेपी से बहुत बेहतर, थेरेपी से भी बेहतर होते हैं। इसमें फिर हम एक और भी कहते हैं पेरेंट्स को कि बेबी टॉक ना करें, वो खुद सही बोलें। हम अमूमन पेरेंट्स जैसे बेबी टॉक एक लाड में खुद भी वैसे वर्ड बोले, बच्चे भी वही पिक कर लेते हैं, तो वो भी बेबी टॉक ना करें और बाकी थेरेपीज होती हैं तो उससे बेहतर हो सकते हैं। सही सही मैसेज देना क्या चाहेंगी आप पेरेंट्स को? देखिए, मैसेज यही है, जैसे मैंने आपसे कहा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे का बोलना और मीनिंगफुल बोलना, ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। सो आपको पहले तो 1 साल की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसको बिल्कुल ध्यान से आपने मॉनिटर करना है, और उसके बाद अगर आपको लगता है मैक्सिमम 1.5-2 साल में कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम है तो राइट आफ्टर दैट आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, हमारे जो बड़े शहर हैं वहाँ पे तो स्पीच थेरेपिस्ट, रिहैबिलिटेशन कंसल्टेंट्स और सब लोग मौजूद हैं। अब इस वक्त ये कि जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, हम लोग वहाँ पे स्टूडेंट्स इस चीज़ में फील्ड में आ रहे हैं, थेरेपिस्ट मौजूद हैं, लेकिन फिर अगेन छोटी जगहों पे नहीं है। तो वहाँ पे आजकल आप खुद भी थोड़ा सा सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ कीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर सकते हैं। सो आप एटलीस्ट रीच आउट करें, और घर में बैठे रहने और इंतजार करने से सिर्फ बच्चे का टाइम वेस्ट हो। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, आपके मैसेज? जी, एक तो यही कि जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा उतना बेहतर इफेक्ट आता है। 1.5-2 साल पे आ जाना चाहिए, क्योंकि 3 साल पे बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, एक और एड ऑन इफेक्ट होगा बच्चे की भी डेवलपमेंट के ऊपर, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। और दूसरा जो सेकंड, जो थोड़ा सा इन्होंने पहले भी डॉक्टर फाफ ने बात की थी, स्क्रीन का यूज़ बहुत ज़्यादा है। लेस देन 2 ईयर्स पे 0 स्क्रीन टाइम होना, एनी टाइप ऑफ स्क्रीन, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, आईपैड है। जो जस्ट 1.5 साल पे वीडियो चैटिंग हो सकती है, वो भी नॉट मोर देन हाफ एन आवर। 3 से 5 साल जस्ट 1 आवर। और हम जो देखते हैं बच्चों को, हम बिठा देते हैं 7-7, 8-8 घंटे बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं। उसकी वजह से बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर मेरा तो अभी जो फर्स्ट कि आप अगर इसको ही कम कर लें और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें तो इस किस्म के प्रॉब्लम से आगे बचा जा सकता है। एक लास्ट चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई मिस्ड। जब बच्चा 3.5-4 साल का होता है और बोल नहीं रहा होता, तो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, मैं पूछती हूँ कि आपने इसको स्कूल में दाखिल करवाया, तो कहते हैं अभी तो बोलना ही नहीं शुरू किया, तो हमने क्या दाखिल करवाना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, आपने उसको स्कूल में दाखिल करवाना है, क्योंकि स्कूल एक होलिस्टिक एक्टिविटी प्रोवाइड करता है और वहाँ पे जो उसकी वोकैबुलरी बिल्डिंग, सोशल लर्निंग होती है वो आप घर पे नहीं हो सकते। सो डोंट वेट कि बच्चा 3.5-4 साल का बोलेगा, जब 6 साल का होकर बोलेगा तो हम भेजेंगे। दिस इज़ नॉट अ राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। बिल्कुल। सो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपने ख्याल रखनी है। और एक सबसे अहम चीज़ जो कि मुझे तमाम गुफ्तगू में ये लगी कि आपको टाइमली अपने बच्चे को लेके जाना है डॉक्टर के पास, ताकि उसका जो भी इशू है उसको प्रॉपर डायग्नोज करके उस पर काम शुरू किया जा सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और हमने स्मॉग की बात की। अभी तक शहर में स्मॉग का राज है और शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त पर नंबर 1 पर भी है, जो कि इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है। सो ख़तरनाक है किस हद तक है, इस पर तो हम बात करते रहते हैं और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में एहतियात भी ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। आज का मौसम कैसा है और स्मॉग कितनी है, ये देखते हैं टुडेज़ वेदर में। कोमल की तरफ चलेंगे, बाहर मौजूद है। ओवर टू यू कोमल। जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर में स्मोक के कातिलाना वार जो हैं वो जारी हो चुके हैं। लाहौर में स्मोक पर काबू पाने वाले जो हमारे महकमे माहौलियात और दीगर इदारे हैं वो नाकाम नजर आ रहे हैं। फिजाई आलूदगी की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस वक्त AQI की मजमूई शरह जो है वो 446 रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के बासी अपनी एहतियात जो है वो खुद से करें और कोशिश करें कि अपने प्यारों की भी एहतियात को यकीनी बनाएं। दौरान सफ़र जो है वो स्मोक बढ़ने की वजह से हम लोग जो
आसानी से चीज़ें देख सकते हैं, उन तक रसाई जो है वो हमारी मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी लागर्जी भी जो है वो आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। लाहौर के बासी दौरान सफ़र इसलिए बार बार उनको हिदायत की जाती हैं कि मास्क का इस्तेमाल जहां पर उन्होंने यकीनी बनाना है, वहीं स्पीड लिमिट का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। वहीं हम बात करते हैं लाहौर में बदलते हुए मौसम के मिजाज के हवाले से, तो मौसम के मिजाज जो है वो भी अजीब सी अटकेलियाँ दिखा रहे हैं। इस वक्त जो है वो सूरज थोड़ा सा मौजूद है आसमान पर, अपने होने की मौजूदगी का एहसास तो दिला रहा है। हल्की फुल्की किरणें जो है वो लाहौर पर पड़ रही हैं और बदलते मौसम के ये मिजाज जो है वो बहुत ही अजीब से दिलकश भी कभी कभी महसूस होते हैं और कभी कभी बहुत जो है वो चुभने वाले भी महसूस होते हैं। और इस वक्त जो है वो लाहौर के बासी मुख्तलिफ पार्कों में मौजूद है, सुबह की वर्जिश से मुस्तफीद हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर के इन बदलते मिजाज से ख़ुद को महफूज भी रखें। और इसी के साथ साथ बात की जाए टेम्परेचर के हवाले से, तो अना मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री तक जाएगा। जी थैंक यू सो मच कोमल, आपने हमें बताया जी मौसम की सूरत हाल। सो आगे बढ़ेंगे, जिनकी बर्थडे है उनको हमने विश करना है और जिनकी बर्थडे है कल वो अपनी पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। आज सालगिरह है फैज़ की, मोहम्मद भट्ट की, मलिक सुल्तान अवान, फरवा, जामिन अब्बास, अनमोल फातिमा बुखारी, एहसन गुजर, हाफिज़, मुबशर हुसैन, मोहम्मद आलियान फैसल, पाशा, माहिद फैसल, मीर हादी की भी सालगिरह है जी, मुदस्सिर, मास सुहेल और इसके बाद ज़ैनुल आबिदीन, सालगिरह की बहुत मुबारकबाद, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सो जिनकी बर्थडे है कल वो हमें पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उनकी बर्थडे को भी हम ऐसे स्पेशल बनाएंगे। इसके लिए जी व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, उस पर आपने अपनी पिक्चर्स भिजवानी है। सो जल्दी आएँ और जल्दी पाएँ की पॉलिसी पे हम अमल पैरा होते हैं, तो आप डिले ना कीजिए, जल्दी से अपनी पिक्चर्स हमारे साथ शेयर कीजिए, कल शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अच्छा जी आगे बढ़ना है, सेगमेंट है हमारा आज के भाव। अक्सा हमारे साथ मौजूद है, आज की रेट लिस्ट उनके पास है। जी अक्सा बताइए। जी बिल्कुल है ना, सब्जियों की कीमतों में आज भी उतार चढ़ाव का सिलसिला देखने में नजर आ रहा है। ओपन मार्केट में बिकने वाली सब्जियां और जो सरकारी रेट मुकर्रर किए गए हैं उनमें खासा फर्क देखने में नजर आ रहा है। दुकानदार तकरीबन 10 से 20 रुपये बढ़ाकर हर सब्जी को फरोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करें तो जो आलू की सरकारी कीमत है वो 95 रुपये सरकारी नरक में मुकर्रर की गई है, जबकि इसको ओपन मार्केट में कोई 100 कोई 120 तक फरोख्त करने में दिखाई दे रहा है। अगर प्याज की सरकारी कीमत के हवाले से बात करें तो प्याज की जो सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है वो 105 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में इसको 120-130 रुपये की कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद अगर हम टमाटर के हवाले से बात करें तो जो टमाटर की सरकारी कीमत है वो 125 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि इसको ओपन मार्केट में 140-160 रुपये की कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद अगर हम अदरक के हवाले से बात करें तो अदरक की सरकारी कीमत 580 रुपये मुकर्रर की गई है सरकारी रेट, जबकि इसको ओपन मार्केट में 600 से 700 की कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। शहरी इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं प्राइस कंट्रोल कमेटियों से कि इस हवाले से कोई एक्शन लिया जाए ताकि वो उसी कीमत पर सब्जियां खरीद सके जो उन्होंने मुकर्रर की गई हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम ज्वाइन करेंगे आपको, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन, और एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज की हेल्दी टिप क्या है, देखते हैं टुडेज हेल्दी टिप। सो जी सर्दियाँ आने वाली हैं, बल्कि आ भी रही हैं। मौसम बड़ा खुशगवार सा है और इस खुशगवार तब्दीली में जो आप सबसे ज़्यादा चीज़ें इंजॉय करते हैं ड्राई फ्रूट है। काजू का इस्तेमाल आपके लिए किस तरह से मौसर हो सकता है ये मैं आपको बताऊंगी जी। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है अगर आप इसको कम मिकदार में खाएं जी। हर चीज़ की क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। सो आपने क्या करना है जी, रोज़ाना की बुनियाद पर इसका इस्तेमाल करना है। हैंडफुल नट रिकमेंडेड होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। वो लोग जो कि वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मौसर है। इसके बाद हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा, आपकी बोन्स डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट का अहम रोल होता है। फिर उसके बाद जो लोग बिनाई की मसाइल का शिकार रहते हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत बेस्ट है। सो ये वो नेचुरल चीज़ें हैं जो कि आपको अल्टीमेटली फ़ायदा ही पहुंचाती हैं। सो आपने जी इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है खाते हुए भी, और इसके साथ साथ इसके रिजल्ट्स को भी आपने फॉलोअप करते रहना है।
सो ये थे जी काजू के फवाइद। हमने आगे बढ़ना है, अगले सेगमेंट की तरफ चल आना है, माल का हाल। बहुत मैटर करता है डॉलर का रेट क्या चल रहा है। हर जुबान ज़द-ए-आम ये चीज़ रहती है क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें डॉलर के साथ ही लिंक कर रही होती है। आपका गोल्ड रेट, आपकी महंगाई की सूरत हाल। सो रेट लिस्ट आज की क्या है, डिफरेंट करेंसी के रेट हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्राम का हिस्सा बने, अगर आप में कुछ टैलेंट है, हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज हाजिर है जी आपके लिए। आप वहां पर अपना टैलेंट शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे। इसके अलावा जिनकी बर्थडे है वो हमें पिक्चर्स भिजवाएं, कल के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।